और हमने हासिल क्या किया? हमने हासिल वो किया जो सन 71 के समय में भी आपको सुनने में नहीं मिला होगा। ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट में पाकिस्तान के सांसद ने कहा, पाकिस्तान के विदेश मंत्री और आर्मी चीफ का कोट करते हुए कि शाह महमूद कुरैशी साहब देन फॉरेन मिनिस्टर आए, आर्मी चीफ आए, उनके पैर कांप रहे थे। उन्होंने कहा शाम तक अभिनंदन को वापस कर दो वरना हिंदुस्तान अटैक कर देगा। ये पैर कांपते तो किसी ने भी नहीं सुने थे। और जो व्यक्ति नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेगा और आप षड्यंत्र रचकर उसको संसद से निकालने का काम करेंगे तो ये देश उसके पीछे खड़ा हो जाएगा। आप संभाले नहीं संभल पा रहे कि क्या करें आप। जो पॉपुलैरिटी राहुल गांधी की, आप जो कहना चाहते हैं, आपकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो कहना चाहती है कहिए। पर मैं कह सकता हूं हमारी सरकार के किसी नेता ने आतंकवादियों के लिए आंसू नहीं बहाए। हम ये कह सकते हैं हमारे किसी नेता ने आतंकवादियों के लिए पलक पावड़े नहीं बिछाए। संसद भवन पे हमला हुआ, जिन जाबादों ने अपनी जान दे दी उन्होंने, उनके परिवारों ने मेडल लौटा दिए। चूंकि अफजल गुरु को 7 साल तक सर्वोच्च न्यायालय से निर्णय होने के बाद फांसी नहीं दी रही थी, परंतु सोनिया जी की आंख में आंसू नहीं आए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिंदास डिबेट शो में। आज की जो वीडियो है वो होने वाली है बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के बीच में। वीडियो काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। कोई एक ऐसा अधिनियम बताइए जो आपने जिसमें बहुत मेजर चेंजेस लाए हो। सुप्रिया जी ने आपको चैलेंज किया है सुधांशु जी अभी। इनके और उसमें यही अंतर है। ये नियम बनाते थे, मोदी सरकार ने 2000 ऐसे नियम समाप्त किए हैं जो रिडंडेंट, अप्रासंगिक हो चुके थे, व्यर्थ के हो चुके थे, पर केवल सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने के लिए बने हुए थे। मैं उदाहरण बताना चाहता हूं। एक अमित शाह जी ने मुझे स्वयं बताया था कि जब वो गृह मंत्री बने गुजरात के, तो जानते क्या था? 1965 की लड़ाई के समय गुब्बारे पाकिस्तान की तरफ से आते थे, वो कुछ पेपर डाल देते थे भारत की तरफ, तो हर हफ्ते पुलिस की रिपोर्ट आती थी कि इस साल कोई गुब्बारा नहीं आया। अरे भैया, सैटेलाइट का जमाना आ गया और गुब्बारे का नियम बना हुआ, नियम का पालन हो रहा था। ऐसे एब्सर्ड रूल्स को हटाने का काम किया। यह हमारी इनकी सोच में अंतर है। अब जो इन्होंने बोला, अब मैं सिर्फ फैक्ट्स बोल देता हूं बजाय इसके कि जैसे इन्होंने कुछ कहा ये हुआ वो हुआ। क्रिस्टीना जॉर्जिवा IMF की चेयरमैन है, उन्होंने कहा कि अगले साल भारत दुनिया में 15% ग्रोथ को कंट्रीब्यूट करेगा, वर्ल्ड की ग्रोथ में 15% कंट्रीब्यूट करेगा। हमारी सरकार आने से पहले हमारा ग्लोबल GDP में 2.4% का हिस्सा था, अब 9% से ऊपर का। और इन्होंने कहा कुछ नहीं हुआ, तो मैं मानता हूं। सुनिए, जब मोबाइल हैंडसेट हम सब यूज करते हैं, जब हमारी सरकार आई तो हम सेकंड बिगेस्ट कंज्यूमर थे, क्योंकि हमारे यहां सबसे ज्यादा आबादी भी है। दूसरे नंबर पे, अब नंबर 1 पे हो गई। पर पता है 92% मोबाइल हैंडसेट बाहर से आते थे। आज हम सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं, 97% मोबाइल हैंडसेट हमारे बनते हैं। वो बनाने वाले कोई थोड़ी है, वो तो आसमान से कहीं जिन्नात आके बना रहे होंगे। 37 किलोमीटर पर डे अगर रोड बन रही है तो ये भी कोई रोजगार थोड़ी सृजित हो रहा है, वो कोई हवा से आके बना रहे होंगे। 3.5 करोड़ मकान बन गए, प्रधानमंत्री आवास, वो भी किसी ने आके हवा में बना दिए होंगे। उसके लिए भी ऐसी क्या जरूरत थी? कार मैन्युफैक्चरिंग में आज 7.5 करोड़ परिवार भारत के ऐसे इनके पास कार हो गया, वो कार भी किसी ने आके हवा में बना दी होगी। इसलिए, और इन्होंने कहा विदेशी कंपनियां चली गई, बिल्कुल। अरे हमारी देशी कंपनियां अब उस लेवल पे आई। महिंद्रा एंड टाटा ने आर्सेलर को खरीद लिया, दुनिया की टॉप की कंपनियों में से एक आर्सेलर को खरीद लिया। मगर अब क्या बताएं, अब ये कहते हैं चीन के अतिक्रमण की बात। अब जिनके दिमागों के ऊपर चीन ने अतिक्रमण कर रखा है कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू, अब उसके लिए क्या करें? चाइना को हमने, अब ये लोग ये बहुत सेंटेंस बोलते हैं, चाइना के शी जिनपिंग को झूला झुलाया था। बताएं कैसा झूला झुलाया उन्होंने? आज मैं पूछूं, चाइना के साथ दुनिया के कौन से देश खड़े? सिर्फ 2, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान। चाइना का नक्शा याद करिए, इधर है पाकिस्तान, इधर नॉर्थ कोरिया। वो झूला झूल रहा, नॉर्थ कोरिया पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया पाकिस्तान, बाकी खत्म। और इन्होंने कहा बदलाव आया। तो मैं यह भी बताना चाहता हूं, जब हमारी सरकार नहीं थी, मैं आपसे पूछता हूं 2014 से पहले देश का कौन सा ऐसा क्षेत्र था धमाके नहीं होते थे? आतंकवादी हमले, चंडीगढ़ में धमाके, दिल्ली में धमाके, बंबई में धमाके, पुणे, नासिक, लखनऊ, फैजाबाद, गुवाहाटी, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, कौन सी ऐसी जगह थी? चलती ट्रेन में धमाके, चलती बस में धमाके। पार्क पे जाइए तो लिखा रहता था छूना नहीं धमाका हो सकता। बस अड्डे पे जाइए, रेलवे स्टेशन पे जाइए, धमाका हो सकता। और उसके बाद 26/11 के हमले के 9 महीने बाद शर्म एल शेख में पाकिस्तान से ज्वाइंट डिक्लेरेशन करते हैं, जिसमें बलूचिस्तान भी हिस्सा होता है। यानी हम मान लेते हैं कि हम उसमें इन्वॉल्व हैं। और क्या कहते हैं? आतंकवाद की घटना से शांति वार्ता प्रभावित नहीं होगी। यह शर्म एल शेख जुलाई 2009, 9 महीने के बाद का डिक्लेरेशन है 26/11 के। और हमने क्या कहा? मोदी जी ने कहा आतंकवाद और वार्ता साथ साथ नहीं होगी। और उससे यह बदलाव आया। और हमने हासिल क्या किया? हमने हासिल वो किया
जो सन 71 के समय में भी आपको सुनने में नहीं मिला होगा। यह पाकिस्तान की पार्लियामेंट में पाकिस्तान के सांसद ने कहा, पाकिस्तान के विदेश मंत्री और आर्मी चीफ का कोट करते हुए कि शाह महमूद कुरैशी साहब, देन फॉरेन मिनिस्टर, आए, आर्मी चीफ आए, उनके पैर कांप रहे थे। उन्होंने कहा शाम तक अभिनंदन को वापस कर दो वरना हिंदुस्तान अटैक कर देगा। ये पैर कांपते तो किसी ने भी नहीं सुने थे। और इन्होंने कहा भारत का भूगोल बदला था। कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रस्ताव पारित करके भारत के 3 टुकड़े हुए थे, मतलब उस समय 2 ही टुकड़े थे। ये एआईसीसी के रेजोल्यूशन में पास हुआ। और मैं ईमानदारी की बात मानता हूं, नई इकोनॉमिक पॉलिसी मैं मानता हूं कांग्रेस सरकार ने शुरू की और वो एक अच्छा कदम था, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, जिससे देश आगे बढ़ा। मगर उस निर्णय लेने वाले प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी की मृत्यु के बाद उनको एआईसीसी में उनका शव तक नहीं रखा गया। और तीसरी बात अंत में कह दूं, इन्होंने बात कही जय जवान जय किसान। बिल्कुल, लाल बहादुर शास्त्री जी ने शानदार काम किया। भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम एक साथ शुरू हुआ और यह भी मैं कहना चाहता हूं, इसे सिर्फ संयोग माने या कोई रहस्य था कि लाल बहादुर शास्त्री जी और भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक होमी जहांगीर भाभा दोनों की मृत्यु 15 दिन के अंदर हो गई और रहस्यमय तरीके से, और दोनों में से किसी चीज की जांच नहीं हुई। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हमने जो परिवर्तन किए हैं वो गुणात्मक परिवर्तन है। अब भारत एक समृद्धशाली, मजबूत, स्वाभिमानी, गौरवशाली राष्ट्र है जिसमें इतना बित्ते भर का भी विदेशी प्रभाव नहीं है। सुप्रिया जी, इनका यह कहना है कि आपने सिस्टम्स को बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया था, बहुत जटिल कर दिया था, हमने उनको आसान कर दिया। सुधांशु जी का यह कहना है कि हमने कई जगह टेररिज्म रोका, हमने पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब दिया। उनका यह भी कहना है कि इकोनॉमिक ग्रोथ आज की तारीख में भारत की सबसे अच्छी है विजावी बाकी कंट्रीज। आपका इस पे टेक क्या है? अधकचरा ज्ञान जो होता है ना, वो बड़ा खतरनाक होता है। जैसे आधा सच पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्नातक लगते हैं मुझे। मोदी जी ने एक काम किया है, दुनिया की सबसे बड़ी फेक न्यूज फैक्ट्री बनाई है और दुनिया की सबसे बड़ी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भारत में स्थापित करी है और हर चरण चुंबक उसका सदस्य है। आपको मैं बताती हूं, उन्होंने आतंकवाद पर बात बोली। निकालिए अपने अपने फोन अभी, पिछले 2 हफ्तों में राजौरी में और पुंज में आतंकवादी हमले में हमारे 5 जवान राजौरी में और 5 पुंज में शहीद हुए। इस देश के प्रधानमंत्री के पास एक क्रिकेटर की उंगली टूट जाने पर ट्वीट करने का वक्त है, लेकिन एक वक्तव्य इस देश के गृह मंत्री का, इस देश के प्रधानमंत्री का हमारे 10 जाबाजों की शहादत पर नहीं आता। आपको क्या लगता है, आप आतंकवाद को स्वीकारेंगे नहीं, एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हमारे जाबाजों की शहादत हुई है तो वो बंद हो जाएगा? उन परिवारों से पूछिए, क्या उनको सम्मान और श्रद्धांजलि इस देश के प्रधानमंत्री को नहीं देनी चाहिए? आप मौन क्यों हैं? 10 जाबाजों की शहादत हुई है पिछले 2 हफ्तों में, 20 जाबाजों की शहादत हुई चीन में, वहां पे गलबैया कर रहे हैं, झूला झूल रहे हैं चीन के साथ, साबरमती में बैठ के शहनाई सुन रहे हैं। ये बात करेंगे चीन पर? 18 बार प्रधानमंत्री चीन में गए, भगवान जाने क्या चीन से रिश्ता है, तो चीन का नाम लेने में कतराते हैं। क्यों डरते हैं हमारे प्रधानमंत्री चीन का नाम लेने में? यह सवाल मैं पूछती हूं, यह सवाल देश पूछता है। 20 जाबाजों की शहादत हुई है। इन्होंने कुछ बातें बोली और उन बातों को बोलने से पहले मैं एक महिला हूं, आधी आबादी की बात कर लेते हैं। यहां से मुश्किल से 10 या 15 किलोमीटर दूर पर इस देश की सबसे डेकोरेटेड, सबसे सम्मानित वो लड़कियां जिन्होंने बड़े बड़ों को पटखनी देके हम सबके सीने गर्व से चौड़े किए हैं, 1 महीने से बैठी हैं और यौन शोषण का आरोप आपके सांसद पर लगा रही हैं। आपके मुंह से एक शब्द नहीं फूटता है, एक शब्द नहीं निकलता है मोदी जी के मुंह से, एक शब्द नहीं निकलता है अमित शाह के मुंह से। क्या ऐसी आपकी फंसी है ब्रिजभूषण शरण सिंह से कि आप नहीं बोलते हैं? ये सवाल मैं एक महिला होने के नाते पूछती हूँ, मैं एक महिला होने के नाते पूछती हूँ। बिल्किस बानो के अपराधियों को किसने रिहा किया? क्योंकि वो मुसलमान थी तो आप बोलेंगे नहीं? अंकिता ठाकुर का जिसने कत्ल किया, जिसने उसको जिस्म फरोशी में ढकेला, वो आपके विधायक का बेटा था। आप क्यों चुप है? आपने वहां पर इमारत ही गिरा दी कि सबूत ही ना मिले। आपका विधायक दोषी पाया गया है हत्या और सामूहिक बलात्कार का, कुलदीप सिंह सेंगर। ये बात करेंगे महिला सुरक्षा पर? ये चूड़ियां भेजते थे प्रधानमंत्री को, आज इनके मुंह से एक शब्द नहीं फूटता। महिलाएं इस देश की पूछ रही हैं और आपको भी पूछना चाहिए, क्यों चुप है मोदी सरकार जब हमारी बेटियां जंतर मंतर पर 1 महीने से बैठी हैं? उन लड़कियों के आंसू देखकर, और आज की खबर फिर से मैं कोट कर रही हूं, एक समर कैंप होता था साक्षी मलिक बनने के लिए, तमाम लड़कियां वहां पर आवेदन देती थी। आज की स्थिति यह है कि बलात्कार और यौन शोषण की खबरों के बाद एक एप्लीकेशन नहीं आई है। ये इस देश की बेटियों के साथ ये कर रहे हैं, ये हमें पाठ पढ़ाएंगे। पहली बात तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का कमाल देखिए साहब,
असेंबली होती है वैल्यू एडिशन निगेटिव हो जाता है। अरे भैया ऐसा कहीं होता है? अगर कहीं पर कोई आपको असेंबल करने को देता है तो अपना प्रोडक्ट देते तो आप उस पर सर्विस चार्ज लेकर ही बेचेंगे। $1 बिलियन का हम लोगों ने एप्पल के फोन एक्सपोर्ट किए हैं असेंबल करके ही। 25% आईफोन 14 भारत में बने हैं। इसे कहते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या राहुल गांधी यूनिवर्सिटी, आप जो भी समझ लीजिए। अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, दूसरी, अरे भाई आपने तुम लोग के सरकार आप लोग हैं भाई। हमने आतंकवाद की इतनी घटनाएं उत्तर से दक्षिण तक बता दी। अब दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों में रह गया है, वो दिखाई नहीं पड़ा। उसके लिए इनको आंकड़े चाहिए। पर मैं कह सकता हूं हमारी सरकार के किसी नेता ने आतंकवादियों के लिए आंसू नहीं बहाए। हम ये कह सकते हैं हमारे किसी नेता ने आतंकवादियों के लिए पलक पावड़े नहीं बिछाए। संसद भवन पे हमला हुआ, जिन जाबाजों ने अपनी जान दे दी, उन्होंने, उनके परिवारों ने मेडल लौटा दिए। चूंकि अफजल गुरु को 7 साल तक सर्वोच्च न्यायालय से निर्णय होने के बाद फांसी नहीं दी रही थी, परंतु सोनिया जी की आंख में आंसू नहीं आए। बटाला हाउस के एनकाउंटर के आरोपियों के लिए आंसू आए। हमने किसी जाकिर नायक को शांति का मसीहा कहने वाले, इशरत जहां को बेटी कहने वाले, अफजल को हालात का मारा कहने वाले, हाफिज को साहब कहने वाले, ओसामा को जी कहने वाले, बुरहान वानी को भटका नौजवान कहने वाले आतंकवाद पे भाषण दे रहे हैं। इसलिए अब महिला की बात करता हूं। बिल्किस बानो की बात ये कर रहे हैं। 14 साल वो लोग जेल रख के आए, मुस्लिम थी इसलिए बोला। इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक मुस्लिम महिला थी इमराना, जिसके साथ उसके ससुर ने बलात्कार किया और मौलवी ने फतवा दे दिया कि अब आज से वो अपने ससुर की पत्नी और पति की मां हो गई। और जलवाए जलाल से वो मौलवी साहब विद्यमान थे, चू नहीं बोला। ये इनका महिलाओं के प्रति सम्मान था। हमारे यहां किसी ने नैना साहनी को तंदूर में जलाया, छोड़िए वो सब आरोप प्रत्यारोप। मैं तो 100 बात की बात कहना चाहता हूं। वो कहां गए उन लोगों का सम्मान करते थे जिन्होंने कश्मीर वैली में लिखा, छोड़ के चले जाओ हिंदुओं से और अपनी बेटियों को छोड़ जाओ। वो गिरजा टिक्कू जिसके साथ सामूहिक बलात्कार के बाद आरे से काट दी गई और चू नहीं निकला किसी के मुंह से। वहां एक किसी महिला एक के साथ नहीं, पूरी कम्युनिटी के साथ हुआ और सब मौन साधारण किए रहे, क्योंकि वो सेक्युलरिज्म का सुंदर संगीत था। उससे इनको वोट मिलने थे। कहते हैं आईएसआई भारत की धरती पे नहीं था। मैडम आपकी सरकार के समय में रिपोर्टें हैं आईएसआई के कितने मॉड्यूल्स काम कर रहे थे। और जो आप बता रही हैं वो कहानी तो बहुत पुरानी हो गई। उसके बाद तो जो ठुकाई हुई कहां, उरी में, जो कुछ हुआ बालाकोट में, उसके बाद इमरान खान एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बोले पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में, जो हिंदुस्तान ने किया है बालाकोट में उससे ज्यादा कुछ खौफनाक ये लोग करना चाह रहे हैं। आप ये सोचिए, आप शांति के कबूतर उड़ाते थे और हमने बाज उड़ाए हैं गुरु गोविंद सिंह जी की तरह। और आपने लास्ट में कहा शायद देश 1947 में, 2014 में नहीं, आप 47 से मानते हैं। ये राष्ट्र सनातन है, चिरंतन है, 1947 में पैदा हुआ नहीं है। इसीलिए इस राष्ट्र को कोई अपने को फादर कहने लगता है, कोई क्रिएटर कहने लगता है, कोई राष्ट्र का निर्माता कहने लगता है। ये राष्ट्र वो है। अब लास्ट में एक बात करता हूं, कर्नाटक बात कही, बिल्कुल अच्छी बात है, पर मैं पूछना चाहता हूं, कर्नाटक में चुनाव परिणाम आए, हम हारे और ये जीते, पर पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी जी ने जाकर कहा था कि इंडिया में डेमोक्रेसी ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, सारे संस्थान अब काम नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, 2 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आए जो आपने कहा आपके पक्ष में आए, उसके बाद अब इलेक्शन कमीशन सही है कि नहीं, ईवीएम सही है कि नहीं, आप डेमोक्रेसी से जीते हैं कि नहीं कर्नाटक में? मेरा मानना है कि अगर हम ईमानदारी से स्वीकार करते हैं हम कर्नाटक में हारे हैं, कांग्रेस को ईमानदारी से क्षमा मांगनी चाहिए कि आगे से हम अपने राजनीतिक हित के लिए विदेश की धरती से जाकर कभी इस देश को बदनाम करने की कोशिश नहीं करेंगे। और पुनः मैं कहना चाहता हूं, आज मैं विनम्रता से और चुनौती से पूछता हूं, G7 कंट्रीज और G20 कंट्रीज में एक देश बताएं जहां महंगाई की दर हमसे ज्यादा हो और विकास की दर हमसे कम हो। हम दुनिया में सबसे बेहतर स्थिति। अब आता हूं गलवान पे। गलवान में हमारे 20 सैनिक बलिदान हुए हैंड टू हैंड फाइट में। देखिए चीन पे इनको कितना भरोसा है। आप प्रैक्टिकली सोचिए, गोली नहीं चली, हाथ की लड़ाई में 20 लोग मारे गए, उधर से एक को घायल नहीं हुआ। यह होती है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या राहुल गांधी से प्रेरित बुद्धि। ऐसा हो सकता है क्या? इंटरनेशनल मीडिया ने बताया कि 60 के करीब उनके सैनिक मारे गए। उसने एक घायल की भी सूची नहीं जारी की, पर चाइना के डाटा पे भरोसा है और भारत की सेना पे भरोसा नहीं है। और अगर मैं पूछूं, जो हमारे जवान वहां बलिदान हुए थे वो किस रेजिमेंट के थे पता है आपको? बिहार रेजिमेंट। बिहार रेजिमेंट का युद्ध उद्घोष जानते क्या है? बहुत घनघोर सांप्रदायिक लगेगा आपको।
बिहार रेजिमेंट का युद्ध घोष है बजरंग बली की जय, मगर वो इनको लगता है सांप्रदायिक। राजपूत रेजिमेंट का युद्ध घोष है राजा रामचंद्र की जय, सुनिए। और जो हमारी गोरखा रेजिमेंट का युद्ध घोष है जय जय महाकाली आयोरी गोरखाली। मगर अफसोस है कि भारत की ऊर्जा ओजस्विता के सारे प्रतीकों को सांप्रदायिक कह कह के आपने उनको भोथरा करने का प्रयास किया। और कर्नाटक में आज क्या हुआ, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे आज ही बोले कहे हम सांप्रदायिक संगठनों को नहीं वो करेंगे और आरएसएस को भी हम बख्शेंगे नहीं। अरे भाई, बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। और मैं इनसे विनम्रता से पूछता हूं, अब आप अपना वादा निभाइए। आपने कहा था हम 6% मुस्लिमों का आरक्षण देंगे, मुस्लिम आरक्षण देके दिखाइए।